अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं इस चैनल के लिए जो कोरोना वायरस है उसकी कुछ ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। वो ख़ास बातें क्या हैं? वो ये हैं कि ये अलामात क्या होती हैं, इनकी तशख़ीस के लिए हम कौन से टेस्ट करवाते हैं और इनका घर में क्या इलाज है, और अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो क्या इलाज है। दोस्तों, जो कोरोना वायरस है इसमें जब किसी भी शख्स को अलामात आती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक ये होता है कि जिस शख्स को अलामात आ रही हैं क्या वो उस एरिया में रहता है, उस मुल्क में रहता है, उस शहर में रहता है जहाँ पे कोरोना की वबा आ चुकी है, जैसे कि पाकिस्तान है। क्योंकि ये अलामात बहुत सारी और बीमारियों में भी आती हैं, लेकिन जब किसी शहर या किसी जगह पे ये बीमारी आ चुकी हो तो फिर ये समझा जाता है कि ये अलामात कोरोना की ही हैं। तो इन अलामात में शामिल है बुखार का होना, खुश्क खांसी का होना, जिस्म में दर्द का होना, और इसके अलावा सूंघने की हिस्स ख़ास तौर पे और चखने की हिस्स भी मुतासर होना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और कुछ लोगों में जो लूज मोशंस या डायरिया होता है उसका होना। इसके अलावा लोगों को थकावट होती है और जिस्म में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अगर किसी को ये हो रहा है, ये अलामात हैं, तो ये सोचा जा सकता है कि ये कोरोना ही होगा, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये कोरोना नहीं है। अब ये वो मरीज़ हैं जिनको अलामात आती हैं, क्योंकि कम से कम 40 से 50% तो वो मरीज़ हैं जिनको कोरोना होता है लेकिन उनको अलामात नहीं आती, और जिनको ये अलामात आती हैं उनमें से 50% वो लोग हैं जिनको पहले 5 या 7 दिन में अलामात आ जाती हैं, और तकरीबन 100% उन लोगों में जिनमें अलामात आनी होती हैं वो 12 से 14 दिन में लाजमी अलामात आ जाती हैं। जब किसी को ये अलामात आ जाएं तो फिर इस चीज़ का इन्हिसार कि टेस्ट करवाया जाए या नहीं करवाया जाए और कौन सा टेस्ट करवाया जाए, इस बात पे है कि वहाँ पे जो टेस्ट की सहूलत है वो किस हद तक मैसर है और किस हद तक आपके लिए मुमकिन है कि आप वो पैसे खर्च करके प्राइवेटली भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अभी हम एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टेस्ट की सहूलत अगर बहुत कम है या किसी भी वजह से इंसान अपना टेस्ट नहीं करवा सकता और किसी में ये अलामात हैं, तो वो ये समझेगा कि उसको कोरोना ही है, ताकि वो ना सिर्फ ये कि अपना इलाज शुरू करे बल्कि 14 दिन के लिए अपने आप को वो आइसोलेट भी कर ले। और आइसोलेट के लिए घर में ही किसी एक कमरे में अपने आप को दूसरों से अलहदा कर लिया जाता है, अपने बर्तन अलहदा कर लिए जाते हैं, और 14 दिन के लिए इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि फैमिली के किसी और शख्स के साथ रब्ता ना हो। अब अगर तो टेस्ट की सहूलत है तो फिर यहाँ पे दो चीज़ें हैं। वो लोग जिनमें ये अलामात आती हैं उनमें तो लाजमी टेस्ट होना चाहिए, और कोई भी टेस्ट तशखीस के लिए मौजू नहीं है सिवाय पीसीआर के। इस टेस्ट को हम कहते हैं RT-PCR, और ज़्यादातर लोगों में ये तीसरे दिन से लेके 8वें दिन में ये पॉजिटिव आ जाता है अलामात की सूरत में। अगर आप बहुत जल्द ये टेस्ट करवाएंगे, यानी किसी को अलामात आती हैं वो उस दिन करवाता है या उससे अगले दिन, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि वो नेगेटिव होगा लेकिन वायरस ज़रूर इंसान में होगा। और इसी तरह अगर कोई 15 या 12 दिन के बाद करवाता है तो फिर भी चांसेस हैं कि उसके बाद से ये टेस्ट नेगेटिव होगा लेकिन बीमारी कोरोना ही होगी। तो इसलिए मौजूद टाइम पे ये टेस्ट करवाएं अगर आप ये करवा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट, या वो जिनमें अलामात नहीं आती हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अलामात नहीं हैं लेकिन वो एक ऐसे घर में रहते हैं जहां पे कोरोना का कोई मरीज है, या किसी हॉस्पिटल में वो जॉब करते हैं जहां पे हर तरफ कोरोना है, या फिर उन्होंने अपने घर में किसी ऐसे शख्स का ख्याल रखा होता है जिसको कोरोना निकलता है, तो वो भी अपना पीसीआर का टेस्ट करवा सकते हैं। पीसीआर का टेस्ट बुनियादी तशखीसी टेस्ट है, अगरचे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं कि एक होता है कि नेजोफेरेंजियल स्वैबिंग, यानी एक स्टिक लेके उसको आपके नाक के पीछे के हिस्से में डाला जाता है ताकि वहाँ से कुछ ऐसा मवाद लिया जाए जिसके ऊपर वो फिर टेस्ट करेंगे, और इस टेस्ट में जो कोरोना वायरस है उसका जो RNA होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर तो वो RNA मौजूद हो तो फिर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, अगर वो ना हो तो फिर नेगेटिव है।
और दूसरा हाल ये होता है कि कुछ लोग आपके नाक की बजाय मुंह के पीछे के हिस्से में मवाद लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होती है। और वो तमाम लोग जो खुदा ना खास्ता जिनमें कोई वेंटिलेटर का ऑप्शन बन जाए तो उनके जो फेफड़ों से मवाद निकाला जाता है, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, लेकिन जाहिर है ये घर वाले मरीज के लिए मौजू नहीं है। तो नेजोफ्रेंजियल स्वेबिंग करते हैं। और एक ऑप्शन होता है ब्लड का, लेकिन ब्लड से क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा दिनों में आती है तो उसको नहीं समझा जाता। और ऐसे ही एक आखिरी ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड कल्चर, कि जिसमें आप वायरस को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी रिसर्च लैब के अलावा नहीं किया जाता। तो बुनियादी तशखीसी टेस्ट जो है वो पीसीआर ही है, जिसको हम आरटी-पीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इसमें वायरस का जो आरएनए है उसको बढ़ावा देके उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर किसी का पीसीआर पॉजिटिव आ जाए, या फर्ज करते हैं कि वो टेस्ट तो नहीं करवाते लेकिन ये सोचा जाता है कि इनको कोरोना ही है, तो फिर कैसे इलाज किया जाए? सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट करें और कोशिश करें कि 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट करें। और जो ट्रीटमेंट है वो बुनियादी तौर पे अलामात के लिहाज से होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को जिस्म में दर्द है और बुखार है तो उसको हम टैबलेट पैनाडोल देंगे 2 गोली हर 8 घंटे बाद। लेकिन अगर कोई बच्चा है तो उसको हम सिरप कैलपोल या पैनाडोल दे सकते हैं। अगर वो 6 साल से कम उम्र है तो हम सिंपल पैनाडोल देते हैं या कैलपोल। लेकिन अगर 6 साल से ज़्यादा है तो हम सिरप कैलपोल 6+ या पैनाडोल जो बड़े बच्चों वाला होता है वो सिरप देते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार भी है, साथ गले में दर्द भी है बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश करते हैं कि उनको लाजमी कैप्सूल एजिथ्रोमाइसिन जो एजोमैक्स के नाम से है वो 250 मिलीग्राम होता है, और ये आप सुबह शाम देते हैं 5 दिन के लिए। क्योंकि ये वो मरीज़ हैं जिनको वायरस काफ़ी ज़्यादा उसका अमल रुक जाता है बढ़ने का एजिथ्रोमाइसिन से। लेकिन अगर किसी को खांसी भी है, खुश्क खांसी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं हम इंसेसेंट कफ, यानी जो अलामात आई थी जिसमें बुखार है, खुश्क खांसी है, जिस्म में दर्द है और सांस की खराबी पे मैं बाद में आता हूँ। तो जो खुश्क खांसी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, या तो मुसलसल होगी या दिन में बार बार इसका दौरा पड़ता है। तो खांसी के लिए आप सिरप ले सकते हैं एसिफाइल कफ सिरप, रोंडेक, या फिर आप सिरप ले सकते हैं पल्मोनॉल या सिरप राइनोथायोल, और भी बहुत सारे सिरप हैं जो आपके पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर किसी को साथ फ्लू हो जिसके चांसेस कम हैं तो आप एंटी हिस्टामिन ले सकते हैं, जैसे कि हम सेट्रिजिन या जर्टिक देते हैं। और लोरेटाडीन में जैसे सॉफ्टेन है, ये 10 मिलीग्राम की होती हैं और दिन में 1 बार दी जाती हैं। और जो जर्टिक है या रिजिक्स है, क्योंकि ये नींद इसमें होती है तो इसको हम रात को देते हैं। और सॉफ्टेन जिसमें लोरेटाडीन है तो या एंटीएल जिसके अंदर लोरेटाडीन है उसको हम दिन में देते हैं। और एलर्जी की कोई और जो दवाइयाँ हैं उसमें फेक्सेड डी भी है जिसमें फेक्सोफेनाडिन है, क्योंकि इसमें भी नींद नहीं होती तो ये दिन में सुबह शाम देते हैं। और इसी तरह से एक इबेस्टिन होती है जो ब्रांड नेम आता है कैस्टिन के नाम से, वो भी 10 मिलीग्राम की आप दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं। तो ये हैं उन मरीजों के लिए जिनको ड्राई कफ के साथ साथ कोई फ्लू का भी इशू हो या नाक की बंदिश का प्रॉब्लम हो। तो आपने पैनाडोल ली, आपने एजिथ्रोमाइसिन ली और आपने साथ कफ सिरप लिए, और आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट करना होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। कोशिश करते हैं कि सूप लें, आप यखनी लें, और आपने लाजमी विटामिन डी की गोली लेनी होती है सुबह शाम। जैसे कि बहुत मशहूर है कैल्शियम और विटामिन डी CAC 1000+ आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप ओस्टियोकेयर की गोली होती है वो भी आप सुबह शाम ले सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी है। डी कैल्क की गोली है वो आप सुबह शाम ले सकते हैं। कैल्क 1D है वो भी सुबह शाम ले सकते हैं। चियोकाल की गोली है वो भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। कलसान डी की गोली होती है वो भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है अपनी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक गोली जिसमें जिंक होता है वो भी ज़रूरी है कि आप, अगर आपको कोरोना का शक है या टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि आपको कोरोना है तो आप ज़रूर लें। जैसे एक बहुत मशहूर दवाई है सर्बिक्स जी, जिसके अंदर मल्टीविटामिन भी है और जिंक भी है, तो ये आप दिन में 1 गोली ले सकते हैं। आप अपनी खुराक में कोशिश करते हैं कि ठंडी और खट्टी चीज़ तो ना लें, लेकिन आपने जूसेस और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। और आप चिकन की यखनी और आप मीट भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी खुराक में आप जंक फूड बिल्कुल भी शामिल ना करें।
अब वो एक सवाल पैदा होता है कि आमतौर पे कितने दिन लगते हैं, जो एक मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो 2 हफ्ते या 14 दिन के अंदर इस बीमारी से निकल आते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम इस बीमारी के खिलाफ ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो आपने 14 डेज के बाद यानी 2 हफ्ते के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है। जो बुनियादी तशखीसी टेस्ट है वो पीसीआर है, लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो आपको 2 फायदे देता है। एक तो ये बताता है कि क्या आपको ये हुआ है या नहीं, जिसको हम कहते हैं कि पास्ट एक्सपोजर या हिस्ट्री बताता है। और दूसरा इसका ये फायदा है कि जब 2 हफ्ते के बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो वो आपको ये बताएगा कि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम कितना अच्छा काम कर रहा था। क्योंकि हमारे जिस्म में 2 एंटीबॉडीज होती हैं, एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम या जिसको हम आईजीएम कहते हैं, और एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी जिसको हम आईजीजी कहते हैं। हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम ये दोनों एंटीबॉडीज बनाता है। शुरू के यानी 3 से लेके जो 10 दिन तक होते हैं उस वक्त तक इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनती है, और उसके बाद 12 दिन के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनती है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम 12 दिन के अंदर किसी भी टाइम पे ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जी बहुत अरसा रहती है, कम से कम 3 से 4 माह तक। और उसके अलावा भी अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम बन चुका होता है, तो वो दोबारा इन्फेक्शन आपको नहीं होने देता, और अगर हो भी जाए तो बहुत जल्द आप ठीक हो जाते हैं। तो आपका जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप 14 डेज या 2 हफ्ते के बाद ही करवाएं। और बार बार पीसीआर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीसीआर जो टेस्ट होता है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो डेड वायरस और जो जिंदा वायरस है, मुर्दा और जिंदा वायरस के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता। और जो अक्सर स्टडीज हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि 9th डे के बाद वायरस उस हालत में नहीं होता कि वो दूसरे लोगों को लग जाए, लेकिन फिर भी हम एहतियातन 14 दिन या 2 हफ्ते के लिए लोगों को ये तजवीज़ देते हैं कि वो खुद को आइसोलेशन में रखें। दुनिया के कुछ ममालिक, जैसे कि मैं आपको कनाडा की मिसाल दे सकता हूं, वहां पे 14 डेज के बाद या 14 दिन के बाद वो तमाम लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव हो और उनकी अलामात ख़त्म हो चुकी हों, तो उनको इजाज़त होती है कि वो मास्क पहन के और अपने हाथों को धोने की रूटीन को जारी रखते हुए अपने काम पे वापस जा सकते हैं। वहां पे कोई टेस्ट बाद में तजवीज़ नहीं किया जाता और कोई बार बार पीसीआर नहीं करवाया जाता। लेकिन जो कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, वो आमतौर पे अपने एम्प्लॉइज को वापस लेने से पहले 2 नेगेटिव पीसीआर मांगती हैं। तो जाहिर है मैं घर के क्योंकि सेटअप में आपसे बात कर रहा हूं कि आप घर में कैसे चलना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है एंटीबॉडी के अलावा कोई और टेस्ट करवाने की। और उसके बाद जब आप ठीक भी हो जाते हैं तो कुछ अलामात ऐसी हैं जो आप में चलती रहती हैं अगले 2 से 4 या 6 हफ्ते तक। उसमें शामिल है आपका सूंघने की सलाहियत का मुतासर होना, और उसमें शामिल है कि आपके जिस्म में दर्द होना, हल्का हल्का बुखार की कैफियत महसूस होना, और बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी का होना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाती हैं, क्योंकि कमज़ोरी के लिए आप अपनी डाइट बेहतर करते हैं और कोई भी अच्छी मल्टीविटामिन लेते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्टिविटीज़ को वापस लाते हैं, तो आपके जिस्म का दर्द भी ख़त्म होता जाता है। और इसके अलावा सूंघने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हिस्स अगर आप वापस जल्दी लाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम, लेमन और मुख्तलिफ जो खुशबुएं हैं घरों की, जैसे फूल हैं, उनको सूंघें। इस तरह से आपका जो सूंघने का सिस्टम है वो ट्रेंड होता है और वो वापस आता है। इसे स्मेल ट्रेनिंग कहते हैं। एक और बहुत अहम सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये कि किन मरीजों को हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो तमाम मरीज जिनको सांस की खराबी हो जाए, क्योंकि अभी तक मैंने सांस की खराबी का जिक्र नहीं किया। आमतौर पे वो मरीज जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जैसे शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, जिनको दिल का प्रॉब्लम होता है, जिनको कैंसर होता है, दमा होता है, या कोई दायमी ऐसी मर्ज होती है, तो उन पे कोरोना वायरस ज़्यादा हमलावर होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो एक वक्त पे आके यानी 9th 8th डे से लेके 14 डेज के दौरान ये मरीज आमतौर पे इनका सांस खराब होता है। और हमें जब भी लगे कि हमारे घर में किसी मरीज का सांस खराब है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो बाजार से मिल जाता है 3000-2500 में। आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं और ये चेक करें कि उसके ऊपर कितनी सैचुरेशन आ रही है। जो सैचुरेशन है उसको हम कहते हैं SpO2। और ये क्या होती है? ये होती है कि हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज मिकदार है, या हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो कितने % सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ।
अगर तो आपके अंदर ये 92, 93 से ज़्यादा है ऑक्सीजन के बगैर तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर आपकी ये ऑक्सीजन की मिकदार कम है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि अगर आपको कोई हॉस्पिटल में अकोमोडेशन मिल जाती है तो आप खुद को या जिनको आपके घर में किसी अजीज को ये प्रॉब्लम है आप उनको वहां पे शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर नहीं मुमकिन है तो आप फिर ऑक्सीजन खुद को लगाएं। शुरू में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप नेजल कैनुला से 1 से 5 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन लगा सकते हैं सिलेंडर घर में रख के। लेकिन अगर फिर भी आपकी सैचुरेशन 92 से ऊपर नहीं रहती है तो आप कोशिश करें कि फिर फेस मास्क से ऑक्सीजन लगाएं, क्योंकि इस तरह से आप ऑक्सीजन 5 से 10 या 12 लीटर तक लगा सकते हैं। और आप मुसलसल चेक करेंगे अपनी सैचुरेशन को पल्स ऑक्सीमीटर पे, और कोशिश करें कि अगर आपकी सैचुरेशन 88, 89 या 90 भी रहती है तो काफ़ी अगर ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर फिर भी आपके लिए मुमकिन नहीं है ऑक्सीजन को ऊपर रखना और हॉस्पिटल में भी अकोमोडेशन नहीं है और आपने सिलेंडर अरेंज किए हुए हैं, तो आप घर में नॉन रीब्रीदर मास्क से ऑक्सीजन 15 लीटर तक लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद हालात ख़राब रहें तो फिर आपको हर सूरत हॉस्पिटल जाना होगा या अपने मरीज को लेके जाना होगा। वहां पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हाई फ्लो नेजल कैनुला से आपके मरीज को 60 to 80 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वेंटिलेटर से बचाया जाए। और वेंटिलेटर से ही बचाने का एक और ऑप्शन ये है कि आपके मरीज को सीपैप यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और बाईपैप यानी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन लगाई जाती है। इसमें कोई नाली नहीं डाली जाती, ना मरीज को नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है, बल्कि ये मशीन मदद करती है मरीज के सांस को बेहतर करने में। अगर इसके बावजूद कोई मरीज अपने सांस को बेहतर ना महसूस करे और वो थक जाए तो फिर डॉक्टर्स के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सांस की नाली में एक नाली डाल के, जिसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, और जिसके डालते हुए अक्सर मरीजों को नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और उसके बाद वो मरीज को मुंतकिल कर देते हैं वेंटिलेटर पे यानी मसनूई सांस की मशीन पे। और अभी वियतनाम में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। वहाँ पे एक स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स हैं जो कि पेशे के एतबार से एक पायलट हैं और वो वियतनाम में जॉब करते थे। उनको कोरोना हुआ एक बार से और उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से वो वेंटिलेटर पे गए। वो 2 महीने के बाद वेंटिलेटर से उतरे हैं और अब वो अपने मुल्क वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है। तो ये तो हो गया पूरा मरीज की सूरत हाल। अब सवाल पैदा होता है कि घर में अजीथ्रोमाइसिन का ऑप्शन था, तो हॉस्पिटल में क्या क्या ऑप्शन हैं? जब तो मरीज को ऑक्सीजन लग जाती है तो एक ऑप्शन तो ये है कि उनको डेक्सामेथासोन की गोली या डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन 6 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा 10 दिन के लिए दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी मरीज को अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है या अभी वेंट पे जा रहा है मरीज या अभी हालत ख़राब है तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन होता है जो कि एंटीवायरल ड्रग है, और ये 100 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन होगा। पहले दिन 200 मिलीग्राम लगता है 2 घंटे में, और उसके बाद अगले 5 से 10 दिन के लिए 100 मिलीग्राम लगता है रोज दिन में एक दफ़ा। अगर तो मरीज वेंट पे नहीं है तो ये 5 दिन के लिए देते हैं, और अगर वेंटिलेटर पे है या एक्मो क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक ऐसी मशीन है जो आपके मरीज को में से ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। ये डायलिसिस की मशीन की तरह का एक अमल होता है। तो अगर मरीज एक्मो पे है या वेंटिलेटर पे है तो फिर जो ये रेमडेसिविर है ये दी जाती है 10 दिन के लिए। एक और ऑप्शन जो हमारे पास है वो है प्लाज्मा थेरेपी का, कि अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन लग गई है और उसके फेफड़े ख़राब हैं तो फिर प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, और आमतौर पे 2 प्लाज्मा की डोजेज लगाने के बाद मरीज को फ़ायदे के चांसेस हैं। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो एक महंगा इंजेक्शन है जिसके अंदर है टोसिलीजुमैब, और इस इंजेक्शन का नाम है एक्टेमरा। ये आमतौर पे 80 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन होता है, और जो बड़ा एक कोई भी एडल्ट होता है, कोई आम मर्द या औरत, एक इंसान जिसको बालग कहते हैं, उसको जो हम डोज देते हैं वो है 8 मिलीग्राम पर केजी, यानी तकरीबन 600 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन टोटल एक लगता है एक दफ़ा 8 से 10 घंटे में। और अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो उसको 8 से 10 घंटे के बाद दोबारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी वो इलाज, तशखीस, अलामात हैं जो कोरोना के मरीज़ों में होती हैं। आप जहन में रखें कि कोरोना के अक्सर मरीज़ घरों में ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम, सिर्फ 10 या 12% है जो हॉस्पिटल जाते हैं, और उनमें से भी टोटल में से 3% है जो वेंटिलेटर पे जाते हैं और क्रिटिकल होते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप हौसले में रहें, हिम्मत में रहें, ताकि आप इस वबा के निकलने तक अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हौसले में रख सकें। उम्मीद है आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।